हेलो गाइज, कैसे हो आप। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि गुरु पाँच पाँच अंक वाले जो प्रश्न हैं उनको करवा दीजिए, और पाँच पाँच अंक वाले यदि प्रश्न हमारे हो जाते हैं तो हम और ज़्यादा अंक ले सकते हैं। आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ये आप एक बार देख लेना, इनको रीडिंग कर लेना। मैं इनको समझा देता हूँ आपको। एक इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि हमारे जो पाँच पाँच अंक के जो क्वेश्चन आएंगे वो तीन क्वेश्चन आएंगे, और उन तीन क्वेश्चनों भी आपकी सुविधा के लिए क्या है, आंतरिक उसमें विकल्प होगा, और उसमें अथवा में क्वेश्चन आएगा। आप अथवा में से चाहे ऊपर वाला कर दीजिए चाहे वो नीचे वाला कर दीजिए, अथवा में आएगा तो उनमें से एक प्रश्न आपने करना है। प्रश्न संख्या लिखी और वो प्रश्न कर देना है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखना। दूसरी बात ये कि इसकी जो PDF है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको भी देख सकते हो, इन प्रश्नों को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये मेरे को लगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला एक तो क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और ये आने की संभावना है। तो इस प्रश्न को इस तरह भी दे सकता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे भी दे सकता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताएं, राजनीतिक कारक बताएं, आर्थिक कारक बताएं, सामाजिक कारक बताएं। इस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से चार कारक होते हैं, और वो जो चार कारक हैं उनमें भी अलग अलग उनके पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पर जो चार कारक हैं उनमें से कोई एक कारक उठा करके आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कोई भौगोलिक कारक बताएं, या आर्थिक कारक बताएं, या राजनीतिक कारक बताएं, या सामाजिक कारक बताएं। तो यहाँ पर देखिए, पहले भौगोलिक कारक। जो भौगोलिक कारक क्या होते हैं, जो हमारे ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो कारक होते हैं, उसमें जैसे पहला तो है जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पर जल मिल जाएगा, जहाँ आसानी से हमें जल मिल जाएगा तो वहाँ पर लोग बसना शुरू कर देते हैं, तो ये जनसंख्या का वितरण वहाँ ज़्यादा मिलेगा। दूसरा भौगोलिक कारक में क्या है, भू आकृति, यानी कि जो लैंड फॉर्म है, यानी कि भूमि का जो आकार है। मान लीजिए समतल भूमि है तो वहाँ जनसंख्या का वितरण ज़्यादा मिलेगा, और उबड़ खाबड़ भूमि है, पथरीली भूमि है, पहाड़ी भूमि है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। तो इस प्रकार आप दे सकते हो, उदाहरण दे देना आप कि उत्तर प्रदेश में समतल भूमि है, हरियाणा में समतल भूमि है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जबकि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या, पथरीली भूमि होने के कारण, भू आकृति पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, जिस कारण वहाँ लोग कम रहते हैं। तीसरा कारण क्या है भौगोलिक कारक में, जलवायु, क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी हद तक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यानी कि लोग ऐसी सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जिसमें अधिक मौसम परिवर्तन नहीं हो, यानी कि कभी तूफान न आए, कभी ओले ना पड़े, कहीं सुनामी न चले, कहीं वहाँ पर लू न चले। तो जो सामान्य जलवायु होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। अगला देखिए क्या फैक्टर है, भौगोलिक फैक्टर मृदा। जो मिट्टी है वो भी एक भौगोलिक कारक है। जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, वहाँ पर गहन कृषि की जाती है, हो सकती है, और वहाँ पर गहन कृषि होगी तो वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ये चार जो कारक थे ये भौगोलिक कारक थे। इसमें फिर बता देता हूँ, जल की उपलब्धता, भू आकृति, और आपने लिखना है जलवायु और मृदा, ये भौगोलिक कारक हैं। केवल भौगोलिक कारक भी आपसे पूछ सकता है कि भौगोलिक कारक बताएं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। अब दूसरा कारक कौन सा, आर्थिक कारक है। जो आर्थिक कारक हैं ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, वहाँ के लिए आकर्षित करते हैं जनसंख्या को बसने के लिए। इसमें पहला है खनिज, यानी कि जहाँ पर खनिजों की उपलब्धता हो जाती है वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाता है और वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं वहाँ पर खनन और खनन आधारित उद्योग लग जाते हैं, और वहाँ पर लोगों को रोजगार और कुशल लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। तो आर्थिक कारक में खनिज हो जाएगा एक। दूसरा आर्थिक कारक में क्या हो जाएगा, नगरीकरण, यानी कि जहाँ पर नगर बस जाते हैं, जहाँ लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो नगर बसेंगे, नगर बसेंगे तो सुविधाएं हो जाएंगी, और नगर में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है। यानी कि जो नगरों में जो लोग रहते हैं उनकी जो जीवन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी बताई गई है, वो शिक्षित हो जाते हैं, वहाँ सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे जनसंख्या प्रभावित हो जाती है और वहाँ पर जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है।
ये हमारे कौन से थे, दो कारक थे। और तीसरा कारक है औद्योगिक विकास, ये भी आर्थिक कारक में आता है। औद्योगिक विकास जो है वो भी जहाँ पर उद्योग लग जाते हैं तो वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, जनसंख्या का वितरण अधिक हो पाया जाता है वहाँ पर। चौथा क्या है, परिवहन। परिवहन की सुविधा, विकसित तथा सस्ती परिवहन सुविधा आर्थिक क्रियाओं के लिए उद्योगों को आकर्षित करती हैं और वहाँ पर परिवहन के द्वारा ही अपने कार्यस्थल, वर्क प्लेस जो है वो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यानी कि कोई ड्यूटी पे जाना है, कहीं रोजगार के लिए जाना है, तो परिवहन सुविधा जहाँ अच्छी होगी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का जो स्थान है, जनसंख्या अधिक मिलेगी वहाँ पर। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तीसरा कारक क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये क्या क्या होते हैं, विस्थापन, यानी कि तंग दिल्ली व छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं वो भी धार्मिक झगड़े होते हैं, इनके कारण भी लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ उस स्थान को छोड़ देते हैं। जहाँ पर भाईचारा, सामाजिक संबंध अच्छे मिलेंगे वहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। ये सामाजिक कारक में आता है। विस्थापन है, ये धार्मिक कारक भी कह सकते हो सामाजिक कारक में, ये ऐसे आप इसको कह सकते हो। फिर है सामाजिक कारक में देखिए श्रम का प्रवास, ये भी एक सामाजिक कारक है। रोजगार की तलाश में बहुत बड़ी संख्या में श्रम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित होता है। जैसे मॉरिशस, फिजी है, सीशेल्स है, ट्रिनिडाद है, यहाँ पर लोग सैकड़ों वर्षों तक पहले इसी वहाँ पर लोग पहुँच गए थे। और आज लाखों युवा भारतीय कंप्यूटर विशेषज्ञ व तकनीकी व्यवस्था के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रोजगार के लिए जा रहे हैं। चौथा जो कारक होता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला, फोर्थ जो कारक है वो राजनीतिक कारक है। देखिए राजनीतिक कारक में क्या है, विभिन्न देशों की जनसंख्या नीति भी इसके वितरण को प्रभावित कर रही है। कभी रूस साइबेरिया को आबाद करने की पुरजोर कोशिश करता था, वहाँ अधिक संतान वाले माता पिता को सम्मान और मेडल दिया जाता था। दूसरी ओर इसके विपरीत चीन, भारत और बांग्लादेश जैसे सघन जनसंख्या वाले देशों में ऐसी नीति बनाई सरकार ने कि हर हाल में नियंत्रित करना पड़ेगा जनसंख्या को। और विश्व के विभिन्न भागों में पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक अस्थिरता और घटनाओं ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया है। ये कुछ राजनीतिक कारण होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। कई बार सरकारें लोगों की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है, दिल्ली में जो उद्योग थे वो एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थापित कर दिए। जो दिल्ली के अंदर जो उद्योग थे उनको शिफ्ट कर दिया गया। ये कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ईजी प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए, वो देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मानव विकास के 4 स्तंभ, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, इसको घोट की पी जाना बच्चों। ये मानव विकास के 4 स्तंभ देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। एक तो समता, इक्वलिटी, एक सतत पोषणीयता और एक तीसरा है उत्पादकता और सशक्तिकरण। देखिए समता का मतलब क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। पहला तो ये याद रख लेना, ऑप्शन में आता है कि मानव विकास के कितने स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभ बता देना। और ये चारों स्तंभ में यदि 3 नंबर का प्रश्न देगा तो इनमें से कोई एक स्तंभ भी पूछ सकता है कि मानव विकास का समता स्तंभ से आप क्या समझते हो, या मानव विकास का सतत पोषणीयता जो स्तंभ है उसके बारे में लिखो, या उत्पादकता है उसके बारे में लिखिए, या सशक्तिकरण के बारे में लिखिए। तो समता मैंने कई बार आपको क्लास में करवा दिया है, ये वैसे फिर बता देता हूँ। समता का आशय ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध संसाधनों तक समान पहुँच सके, यानी कि सब समान हैं। ये नहीं कि क्लास में कोई बच्चा गरीब है तो उसको हम नहीं पढ़ाएं, सभी को हमने समान रूप से शिक्षा देनी है। सभी हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं, समाज समान है। तो इस प्रकार ये समता जो है ये मानव विकास का एक स्तंभ है। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में देखिए यहाँ सतत पोषणीयता अथवा निर्वहन का महत्व है कि लोगों को विकास करने के अवसर लगातार मिलते रहें। सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार, यानी कि उसके जो जीवन में, लोगों के जीवन में कभी रुकावट ना आए। यदि रुकावट आ गई तो उसका मानव विकास का जो एक स्तंभ गिर जाएगा। तो सतत पोषणीयता मतलब उसके जीवन में हमेशा प्रगति होती रहे, वही सतत पोषणीयता है। सतत पोषणीयता मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलें। अतः यह जरूरी है कि हमें पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रखते हुए सुविचारिक उपयोग करें। यदि हम इन बहुमूल्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग अथवा दुरुपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो सतत पोषणीयता में यह है कि हमने ऐसे संसाधन
संसाधन जो हैं, जो एक दिन ख़त्म होने वाले हैं, उनका हमने अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। उनको सोच विचार करके अच्छी प्रकार प्रबंध करके उनका यूज करना है। ये है सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता। तीसरा क्या है बच्चों? उत्पादकता। ये भी मानव विकास का एक स्तंभ है। उत्पादकता में क्या है? यहाँ उत्पादकता से हमारा तात्पर्य है मानव श्रम उत्पादकता से है। मनुष्य के काम करने के तरीके की बेहतर बनाकर उन्हें अक्षमताओं का निर्माण करना है। यानी कि जो मानव की जो कैपेसिटी है, कुशल करना है मानव को। यदि किसी देश में, किसी समाज में कुशल मानव है, यानी कि मान लीजिए आपने मकान ही बनाना है, एक तो ऐसा हो जो उसको तोड़ फोड़ करके वो ज़्यादा मटेरियल खराब कर देगा, और एक ऐसा व्यक्ति जो उसको अच्छी प्रकार से, ऐसा मिस्त्री जो उसको अच्छा सुंदर घर बना देता है उसी मटेरियल में, तो वो उसकी क्या उत्पादकता है। उसी प्रकार जैसे कृषि करते हैं हम, एक तो अच्छी प्रकार से बीजों को बोएंगे, समय पर सिंचाई करेंगे, उर्वरक समय पर डालेंगे, कम मात्रा में डालेंगे, जितनी आवश्यकता उतना हमें उसमें सिंचाई करेंगे, तो वो उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी। तो ये उत्पादकता भी हमारा मानव विकास स्तंभ का एक, मानव विकास का एक स्तंभ है। फिर है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या होता है? इसका अर्थ है कि लोगों ने अपने विकल्प चुनने की ताकत पैदा की जाए। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसको विकल्प चुनने में बाधा आए, यानी कि उसके लिए सभी विकल्प खुले हों, सभी समान रूप से उसको विकल्प मिले जो औरों को मिलते हैं। तो वह क्या है बच्चों? सशक्तिकरण है। यानी कि यहाँ ताकत बढ़ती हुई स्वतंत्रता, क्षमता और उत्पादकता से है। इसका अर्थ है कि लोगों में अपनी विकल्प चुनने की ताकत पैदा की जाए। यह ताकत बढ़ती हुई स्वतंत्रता, अक्षमता और उत्पादकता से आती है। सुशासन और लोकमुखी नीतियों के द्वारा लोगों को सशक्त किया जा सकता है। मानव विकास के लिए जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाए, सशक्तिकरण किया जाए। यानी कि इसमें क्या है कि देश का कोई भी नागरिक समान रूप से क्या हो? सशक्त हो और योग्य हो, और उसको सभी उपलब्ध मिले उसको, और उसको सभी ऑप्शन जो हैं, विकल्प उसको मिल सकें। ये है सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ हैं मानव विकास के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या बनाया मैंने इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यो तो धर्या मिलेगा भाई पेपर में रहे, यो प्रश्न तो कति ने तोड़ बैठा दियो इस पेपर का। तो आपने ये प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सवेज नहर और पनामा नहर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सवेज नहर और पनामा नहर में अंतर आ सकता है, या सवेज नहर के बारे में लिखना आ सकता है 5 नंबर का, या पनामा नहर के बारे में आ सकता है। देखिए मैं करवा देता हूँ सवेज नहर और पनामा नहर के बारे में। देखिए सवेज नहर, यह नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। ये सवेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा जो नहर है, यह नहर अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। दोनों की एक तुलना कर दी हमने। सवेज नहर तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जबकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दूसरा, सवेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। सवेज नहर पर किसका अधिकार है बच्चों? मिस्र का है। और इस पर यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है। तो पनामा जो नहर है वो अमेरिका के अधीन है, सवेज नहर मिस्र के अधीन है। तीसरा, सवेज नहर के एक तरफ व्यापार होता है, जबकि पनामा नहर के दोनों तरफ व्यापार होता है। यानी कि इस प्रकार समझिए इसको, जो सवेज नहर है वो यूरोप को, दक्षिणी जो अपने एशियाई देश हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि वहाँ यूरोप की तरफ व्यापार होता है, जबकि पनामा नहर से दोनों तरफ व्यापार होता है, क्योंकि पनामा जो नहर है वो प्रशांत और अंध महासागर को जोड़ती है। इन दोनों महासागरों के किनारे पर विकसित राष्ट्र हैं। एक तरफ यूरोप अमेरिका है और दूसरी तरफ एशिया के जैसे चीन जापान के जो देश, जो चीन और जापान लगते हैं, ये विकसित क्षेत्र है, जिस कारण से इस पे दोनों तरफ व्यापार होता है। फिर देखिए सवेज नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है, जबकि पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। फिर है सवेज नहर का भूतल समतल है, यानी कि सवेज नहर का जो भूतल है, जो लेवल है वो समतल है, जबकि यह पनामा नहर का जो भूतल है, जो उसका तल है नीचे से, वो पथरीला है, पहाड़ी है। इसलिए पनामा नहर में
बनाया गया है, लॉक सिस्टम बनाया गया है, यानी कि उसको पनामा नहर में जलयानों को लॉक सिस्टम से ऊपर उठाया जाता है और फिर आगे लेवल, जो जल का लेवल समान हो जाता है, फिर उसको नीचे उतारा जाता है। इस प्रकार इसमें लॉक सिस्टम है पनामा नहर में, जबकि सवेज नहर का जो भूतल है वो एक लेवल में है। छठा जो डिफरेंस है सवेज नहर का, देखिए सवेज नहर से गुजरने वाले जलयानों को अधिक कर देना पड़ता है। जो टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, टोल देते हैं, वो अधिक देना होता है सवेज नहर में, और इसमें गुजरने वाले जलयानों को कम कर देना पड़ता है। जो कर है, जो टैक्स है, वो कम देना पड़ता है। क्यों? सातवां देखिए सवेज नहर में यातायात अधिक होता है, जबकि पनामा नहर में यातायात कम होता है। आठवां देखिए सवेज नहर मार्ग पर कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जबकि पनामा नहर में कोयला कम मात्रा में मिलता है। फिर है नौवां, इस मार्ग पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है, जबकि पनामा पर मार्ग पर बंदरगाहों की संख्या कम है। 10वां देखिए सवेज नहर द्वारा फारस की खाड़ी के देशों को पेट्रोलियम एशियाई देशों में आयात होता है, और तथा गेहूं, चावल, रबड़, जूट, सूती वस्त्र आदि का निर्यात खाड़ी के देशों में किया जाता है। जबकि पनामा नहर में क्या है, इस मार्ग द्वारा उत्तरी अमेरिका में खाद्य पदार्थ तथा कोयला, ब्राजील से कॉफ़ी, वेनेजुएला से पेट्रोलियम, जनेवा से एल्यूमिनियम, यूरोपियन तथा एशियाई देशों को निर्यात की जाती है, तथा रबड़, खाद्य सामग्री, कोयला, रेशम, चाय आदि अमेरिकी देशों को भेजी जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक और अंतर मैं बता देता हूं, जो सवेज नहर थी उसका निर्माण 1869 में हुआ था, जबकि पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा परिवार के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। जो भारत में भाषा परिवार है उसका भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताना है। तो भारत में जो भाषा परिवार हैं वो 4 परिवार हैं। पहला तो एक ही नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में भाषा परिवार कितने हैं? 4 हैं। आग्नेय जिसको ऑस्ट्रिक परिवार बोलते हैं, और चीनी तिब्बती जिसको किरात परिवार बोलते हैं। तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार जिसको द्रविड़ परिवार बोलते हैं, द्रविड़ भाषा। और चौथा जो आर्य यूरोपियन भाषा परिवार जिसको आर्य बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो आपका भारतीय यूरोपियन भाषा परिवार आर्य परिवार है। पहला देखिए आग्नेय ऑस्ट्रिक परिवार, निषाद। भारत में बोली जाने वाली आग्नेय भाषा ऑस्ट्रो एशियाई उपपरिवार की है, और यह उपपरिवार 2 भाषाओं में बटा हुआ है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना बच्चों। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने करना है इस प्रश्न को। दूसरा, इसके साथ साथ अगला एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो विभिन्न धार्मिक जो समूह हैं, सबसे देखिए हिंदू हैं, सबसे ज़्यादा संख्या हिंदू है। जनसंख्या 79.8% हिंदू हैं, जो विश्व का 12% हैं। हिंदू के बाद देखिए मुस्लिम हैं भारत में, फिर ईसाई हैं, फिर है सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, और जैन हैं, और अन्य धर्म हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गोट की पी जाओ बच्चों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो अथवा में प्रश्न आएगा ना, उसमें से ये प्रश्न आपको मिल सकता है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के वितरण पर प्रकाश डालें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये PDF में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रश्न धमाकेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न भी धमाकेदार प्रश्न है, बड़ा प्रश्न देखिए, गुच्छित एवं परीक्षित बस्तियों में अंतर बताएं। संयंत्र बस्तियां तथा परिकीर्ण बस्तियों में अंतर बताएं। सघन अथवा परीक्षित बिखरी हुई बस्तियों में अंतर बताएं। दाकड़ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसने भी गोट के पीजिए कि जो देखिए जो ग्रामीण बस्तियां हैं, ये एक तो गुच्छित और एक परीक्षित बस्तियां। गुच्छित को संयंत्र बस्ती बोलते हैं, ये उपजाऊ मैदानों में होती हैं, जबकि ये परीक्षित बस्तियां पहाड़ी इलाकों में होती हैं। और गुच्छित बस्तियां वहाँ होती हैं जहाँ पर लोग मुख्य कार्य कृषि करते हैं, और ये पशुपालन करते हैं परीक्षित बस्तियों वाले लोग। गुच्छित बस्तियों में खेतों का आकार छोटा होता है, जबकि परीक्षित बस्तियों में खेतों का आकार बड़ा होता है। गुच्छित बस्तियां, ये बस्तियां किसी केंद्र स्थल के चारों ओर होती हैं, जबकि परीक्षित बस्तियां दूर दूर होती हैं। घर जो होते हैं दूर दूर होते हैं। गुच्छित बस्तियों में पानी के निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये बस्तियां गंदी होती हैं। गुच्छित बस्तियों में क्या है, पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये गंदी बस्ती भी बन जाती हैं, जबकि इनमें खुले खुले घर होते हैं, पानी की उचित व्यवस्था होती है, और साफ़ सुथरियाँ होती हैं परिकीर्ण बस्तियाँ।
गुच्छित बस्तियां या मकान एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, जबकि ये मकान एक दूसरे दूर दूर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यो प्रश्न तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यो लास्ट वाला जो पार्ट है ना हमारा, इसमें से एक प्रश्न 5 नंबर का, ये 4 प्रदूषण है, स्थल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें जल प्रदूषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण भी इंपॉर्टेंट है। ये आसानी प्रश्न है, लेकिन ये आओगा पेपर में भाई, पेपर में धराया मिलेगा तब ना। जल प्रदूषण वाला, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, इनमें से कौन सा आ सकता है, नोट कर लेना रहे। जल प्रदूषण बहुत आसानी प्रश्न है। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन भाई, जल प्रदूषण के बारे में आ जाएगा तो बहुत आसानी है। जल प्रदूषण के कारण बता दियो, किस कारण से जल प्रदूषण होता है। कूड़ा कचरा डाल देते हैं, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ बहा दिया जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ, ये सारे क्या हैं, जो डिटर्जेंट पाउडर है, साफ सफाई अपना जल है वो नालियों में बहा देते हैं, ये कारण है। जल प्रदूषण को रोकथाम के उपाय, जो कारण है उनको रोक दीजिए, उसके उपाय हैं ये। इस प्रकार आपने ये प्रश्न कर देना है जल प्रदूषण वाला। दूसरा है वायु प्रदूषण का। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गोठकी पी जाओ इसने वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है देखिए, तेज हवाओं से उठती धूल के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। कारखानों, मोटर गाड़ियों से धुएं से प्रदूषण हो जाती है। कीटनाशक उर्वरकों से वायु में मिल जाते हैं। कूड़ा कचरा फेंकने से वायु प्रदूषण हो जाता है। लकड़ी से, पटाखों से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दमे की शिकायत हो जाती है, भीषण रोग हो जाते हैं। पौधों पर प्रभाव, पौधे सूखने लग जाते हैं, पौधे क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। ओजोन गैस में प्रभाव पड़ता है। और वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, नरे उपाय हैं, फ्री के उपाय हैं, कर देना। ये हमारे बड़े मुख्य प्रश्न थे। इसकी पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो बच्चों, और बच्चों को फायदा मिल जाएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।